हेलो एवरीवन, मित्रा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आरआरबी एनटीपीसी का एक जो टफ वाला शिफ्ट है उसके जो थर्ड शिफ्ट आया था 2 अप्रैल 2016 को, उसके मैथ्स को क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और इसके सॉल्यूशन जानेंगे। ये आने वाले आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द गिवन नंबर। मतलब कि इसमें हमें असेंडिंग ऑर्डर जो है ये नंबर का, उसके बारे में पता करना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसे ऐसे बनाते हैं बेसिकली। यहाँ पे देखिए अगर आप, तो यहाँ पे आपका टोटल 4 नंबर हैं। एक ये हो गया है, दूसरा है आपका 20/47, फिर है 32/47, उसी तरह है 25/27। तो एक तो तरीका डेसिमल में कन्वर्ट करके बनाया जा सकता है। अगर सिंगल डिजिट रहता, से 1/2 या 3/4 इस टाइप से अगर रहता, तो इसे पॉइंट में कन्वर्ट करके बनाया जा सकता था। बट यहाँ डबल डिजिट है तो पॉइंट में कन्वर्ट करने में दिक्कत आएगी। तो हम इसमें बेसिकली क्रॉस एक नंबर को उठाते हैं और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पहले लेते हैं हम 2 नंबर को, दैट इज और 20/47। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 13 को 47 से और 33 को 20 से। तो ये कितना हो जाएगा, 13 4 50। यहाँ हम 13 मल्टीप्लाइड बाई 47 कर रहे हैं। ये आ जाएगा 1611, ठीक है। और ये आ जाएगा 660। 33 मल्टीप्लाइड बाई 20 कर दिया हमने। तो आप देखेंगे 11 लेस देन है 660 से, यानी कि इस दो का क्या हुआ, मतलब लेफ्ट वाला जो है यहाँ पे लेस देन आ जाएगा। ये छोटा हुआ, ये बड़ा हुआ। जो नंबर इसमें से छोटा आ जाए, ठीक है, बस ये वाला लेस देन वाला साइन उधर लग जाता है। यानी कि 20/47 13/33 से बड़ा है, ठीक है। अब इस दोनों का हमने कंपैरिजन किया था, अब इसी तरह इस दोनों का कंपैरिजन करेंगे। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला अभी देखने में हो सकता है कि थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगे, बट जब इसे प्रैक्टिस से बहुत जल्दी इसमें सॉल्यूशन निकल आता है। तो यहाँ पे 20/47 है और दूसरे साइड है 32/47। 47 अगर कैंसिल करें 20 लेस देन 32 आ रहा है। तो ये हमारा ये वाला नंबर लेस हो गया 32 से, ठीक है। अब ये दोनों कंपैरिजन के बाद हम लोग इसका करेंगे। तो 32/47 और 25/27 को अगर कंपेयर किया जाए तो 32 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 27 से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और 47 को अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं 25 से। तो 32 और 27 मल्टीप्लाई होने पे आएगा 864, और 47 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करें, 47 को 25, ये आ जाएगा 1175। तो 864 लेस देन है 1175 से, है ना। तो यानी कि ये वाला हमारा 32/47 लेस देन हुआ 25/27 से, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा सही ऑप्शन आ जाएगा आपका सी आपका। इसमें बेसिकली भाई नंबर को पहले एक साइड लिख ले, एक नंबर को पकड़े, दूसरे नंबर से कंपेयर करे, जो लेस देन आ जाए उसे साइड कर ले, फिर दूसरे नंबर को लेके हमें इससे तीसरे नंबर से कंपेयर करना है। जो लेस देन आ गया उसे साइड हमने निकाल लिया, फिर जो बच जाए उस दोनों नंबर को कंपैरिजन कर दें। यही बेसिक इसका बनाने का तरीका है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलसीएम हमें निकालना है इन 3 गिवन नंबर्स का। 25/7 है और 15/28 है, दूसरा 20/21 है, ठीक है। तो जब भी कभी एलसीएम कभी फ्रैक्शन का निकालना है तो इसका फॉर्मूला हो जाता है एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन अगर दिया हो। तो यहाँ पे हम करते हैं
जो न्यूमरेटर है, यानी न्यूमरेटर क्या है 25, 15, 20, इसका एलसीएम अपन निकाल लेते हैं और डिनोमिनेटर जो दिया है उसका एचसीएफ निकल जाता है। तो ऐसे इसे कैलकुलेट करते हैं। तो अब एलसीएम अगर निकाला जाए तो 25 का हो जाएगा 5 स्क्वायर और 15 का हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 और 20 का हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, हाईएस्ट पावर अगर लें तो 5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर। 25 3 ज़ा 12 मल्टीप्लाइड बाई 25 पे हो जाएगा 240 प्लस 60 300। तो ये एलसीएम न्यूमरेटर आ गया हमारा 300 और डिनोमिनेटर एचसीएफ निकालना है। तो हाईएस्ट कॉमन क्या फैक्टर होता है, मतलब वो फैक्टर जो इस तीनों नंबर को इजीली डिवाइड कर दे। तो यहाँ पे 7 होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऐसे तो हमारे इजीली निकल गया, लेकिन मान लीजिए कोई दूसरा नंबर दिया गया हो तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर निकालना हो तो जैसे इसी का एग्जांपल ले लें। तो यहाँ 7 का पावर हो गया 1 और 28 का पावर हो गया 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर, 21 हो गया 7 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो जो तीनों में कॉमन है, 7 तीनों में कॉमन है, एचसीएफ में उसकी लोएस्ट पावर ली जाती है। ये बेसिक एचसीएफ निकालने का तरीका है। तो यहाँ तो डायरेक्टली पता चल गया कि ये 7 जो है वो तीनों को डिवाइड कर रहा है, तो हमारा सही आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है, कोई एक्स है, वो 5 फीट टॉल है। ये एक्स है, ये 5 फीट लंबा है और ये नोटिस करता है कि ये 3 फीट शैडो इसकी बन रही है, इसकी शैडो 3 फीट बन रही है। उसके बाद ये ही देन मेजर्स शैडो कास्ट बाय हिज स्कूल बिल्डिंग इज 30 फीट लॉन्ग। कोई स्कूल की बिल्डिंग है तो उसकी शैडो इसके ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग 30 फीट बन रही है ना। तो हमें पता करना है कि इसकी लेंथ कितनी है, बिल्डिंग की मतलब हाइट कितनी होगी। तो यहाँ पे अगर ऐसे लें, इसे यूनिटरी मेथड से बेसिकली सॉल्व करना है। तो ऐसे देखने में लगता है मे बी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन हो, बट यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाना है। जैसे 3 फीट शैडो में अगर 5 फीट एक्चुअल हाइट है, ये हमारी एक्चुअल हाइट हो गई। है ना। तो हमें निकाल लेना है जब 30 फीट शैडो हो, जब 30 फीट शैडो हो तो कितना हो जाएगा। तो 30 मल्टीप्लाइड बाई 5/3, यूनिटरी मेथड अपना बेसिक। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 50 फीट, मतलब बिल्डिंग की हाइट हो गई 50 फीट और हमारा आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 चेयर एंड 2 टेबल्स कॉस्ट ₹700। इसी तरह 5 चेयर्स एंड 3 टेबल्स कॉस्ट ₹1100। तो एक चेयर और 2 टेबल का हमने दाम निकालना है। 1 चेयर प्लस 2 टेबल का कॉस्ट क्या आएगा वो हमने निकालना है। तो इसे सिंपली हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दें और इसे अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें इस पूरे इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 15 चेयर प्लस 10 टेबल इज इक्वल्स टू 3500 और इसी तरह 15 चेयर प्लस 9 टेबल इज इक्वल्स टू 3300। अब इसे अगर सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ आ जाएगा 1 टेबल का कॉस्ट कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 200। ठीक है, अब एक टेबल का अगर 200 कॉस्ट आ रहा है तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। 3 चेयर प्लस
एक टेबल का कॉस्ट आ गया 200, तो 200 हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी इज इक्वल्स टू 700। तो 3 चेयर की कितनी वैल्यू आ जाएगी, 7 में से 4 गया, यहाँ 300 आ गया और एक चेयर हो जाएगा अपना 100 रुपीज़ का। एग्ज़ाम में इतने सारे स्टेप्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप आधा कैलकुलेशन माइंड में भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ समझाने के लिए सिर्फ लिखा है। कैलकुलेशन हमेशा ज़्यादा मेंटल रखिए, नहीं तो इतने स्टेप्स लिखने बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो यहाँ फाइनल क्या हो गया, 100 प्लस 2 400, यहाँ सॉरी टेबल का कॉस्ट कितना है 200 आ रहा है, तो यहाँ हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 500। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 210 और इस तरह एचसीएफ भी दे रखा है जिसमें एक नंबर 105 है तो दूसरा नंबर निकालना है। तो इसका बेसिक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ, जो हमारा होता है इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एलसीएम हमारा हो गया 210 और एचसीएफ हो गया 35। अब एक नंबर ऑलरेडी दे रखा है 105 और दूसरे नंबर को एक्स मान लेते हैं। तो अगर इसे कट करें तो यहाँ पे क्या हो, 7 30 टाइम्स जाएगा और 7 15 टू 50, एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 70। बी हमारा आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है वर्किंग अलोन ए कैन डू अ जॉब इन 15 डेज एंड बी कैन डू द सेम जॉब इन 20 डेज। अगर दोनों साथ काम करें इन हाउ मेनी डेज विल द जॉब बी कंप्लीटेड। तो ए का है यहाँ 15 डेज, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। बी का है 18 डेज। तो यहाँ पे बेसिक हमने एलसीएम लेना है दोनों का वर्क। अगर यहाँ 2 दिया रहे तो इसमें सिंपल हमने ऐसे कर लेना है 15 मल्टीप्लाइड बाई 18। मैंने फाइनली यहाँ पे डायरेक्ट स्टेप लिख दिया है 15 प्लस 18, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 33 नीचे में 5 और 15 मल्टीप्लाइड बाई 18, तो यहाँ हो जाएगा 150 प्लस 120। इसे मैंने 10 प्लस 8 में ब्रेक कर लिया है और यहाँ हो जाएगा 33 270 ऑन 33 हो जाएगा 90 अपॉन 11, 3 से कट करने पे। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 90 अपॉन 11 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का रेशियो दे रखा है और उसका सम दे रखा है 10,800। तो लार्जेस्ट ऑफ द 3 नंबर्स क्या होगा, तो इसे ऐसे लिख लेते हैं x प्लस 3x प्लस 5x इक्वल्स टू 10800 और 9x इज इक्वल्स टू 10800। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई 1200, हाँ 12 9 108। अब इसमें लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स पूछा है तो लार्जेस्ट तो 5 है, तो 5x कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 1200 इज इक्वल्स टू, ये हमारा 6000 आंसर हो गया लार्जेस्ट नंबर। अब इसे ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब इतना सब करने के बजाय आप सीधे इसे ऐड कर दीजिए सारा, ठीक है। अब यहाँ 9x आ गया, बस डायरेक्ट इक्वेट कर दीजिए 100,800 से। अब यहाँ 9x है 100,800, हमें लार्जेस्ट नंबर चाहिए है ना, तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 अपॉन 9 मल्टीप्लाइड बाई 100,800। ये भी डायरेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पॉजिटिव नंबर एक्सीड्स इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट बाई 30, तो नंबर की वैल्यू निकाली। मतलब कोई पॉजिटिव नंबर है x, वो एक्सीड कर रहा है अपने पॉजिटिव स्क्वायर रूट को बाई 30। एक्सीड मतलब हो गया प्लस, ये एक्सीड मतलब हो गया अपने पॉजिटिव स्क्वायर रूट को बाई 30 एक्सीड कर रहा है। तो फाइंड द नंबर। तो हमें इसे कैलकुलेट नहीं करना है, डायरेक्ट इसमें हिट एंड ट्रायल लगाना है। अगर यहाँ 16 की वैल्यू लें तो 16
इज इक्वल्स टू 4 + 30, ये गलत हो गया, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलती हो गया। अगर 36 लें तो 36 इज इक्वल्स टू 36 को अंडर रूट कर दें और प्लस 30, ये कितना आ जाएगा 6 + 30, 36 इज इक्वल्स टू 36 आ गया, यानी कि बी वाला हमारा आंसर सही है। तो नंबर जो आ गया फाइनल x इज इक्वल्स टू 36। A car travels at the speed of 50 km/h for the first half of the journey and at the speed of 60 km/h for the second half of the journey। एवरेज स्पीड निकालना है। तो इसमें बेसिक मेथड से ही बनाऊंगा। इसमें ये दे रखा है कि कोई कार है, इतना विजुलाइजेशन एग्जाम के में करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये अपनी हाफ डिस्टेंस जो है, तो सपोज कीजिए कि टोटल डिस्टेंस हम मान लेते हैं 2d, ठीक है, 2d हमने टोटल डिस्टेंस मान लिया। तो d का डिस्टेंस, d वाला जो डिस्टेंस है हाफ डिस्टेंस, ये कार कवर कर रही है 50 km/h, और जो बाकी d डिस्टेंस है वो कार कवर कर रही है आपका 60 km/h पे। तो एवरेज स्पीड ऑफ द कार हमें निकालनी है। तो यहाँ पे टाइम का बेसिक फॉर्मूला होता है टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ एवरेज स्पीड निकालना है तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देते हैं। टाइम का यहाँ फर्स्ट इक्वेशन कह रहा है टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, तो यहाँ दो टाइम हमने लेना है, एक इस हिस्से वाला और एक यहाँ वाला और एक यहाँ वाला। तो डिस्टेंस क्या टोटल है, टोटल डिस्टेंस कवर कर रही है जो कार वो है 2d, ठीक है, 2d हमने एज्यूम किया। अब टाइम को डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख लेते हैं। तो टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कितना है फर्स्ट हाफ में 50 और दूसरे हाफ में 60, ये हमारी स्पीड आ गई। अब इसका फाइनल जब एलसीएम हम लेंगे तो आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 60, यहाँ 2d अपॉन यहाँ 110d और मल्टीप्लाइड बाई ये 6 5 30। अब इसको कैंसिल कर दें, d से d कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ रहा है हमारा 600/11। तो ये 11 5 55, 11 4 54 पॉइंट समथिंग आएगा। पूरा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ आप डायरेक्ट 54 देख के टिक कर दीजिए, क्योंकि बाकी किसी ऑप्शन में तो है नहीं। तो 54 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर आ गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, डायमेंशन ऑफ अ लगेज बॉक्स आर 80 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है। अब कितने स्क्वायर सेंटीमीटर क्लॉथ की ज़रूरत है पूरे बॉक्स को कवर करने के लिए। यानी कि सपोज कीजिए एक कोई बॉक्स है, इसकी लेंथ हमें दे रखी है 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है 60 और हाइट हमें दे रखी है 40 सेंटीमीटर इसकी हाइट दे रखी है। तो यहाँ पूछा है कि इस पूरे बॉक्स को कवर करने के लिए, मतलब यहाँ ये सरफेस सारा कुछ कवर करने के लिए कितने क्लॉथ की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ टोटल सरफेस एरिया निकालना, क्योंकि हमें सारे वो करने हैं, तो हमें यहाँ टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। अब डायमेंशन से क्या पता चल रहा है, जैसे लेंथ ब्रेथ हाइट सबका अलग अलग है, यानी कि ये क्यूबॉइड है, जो लगेज है वो हमारा क्यूबॉइड है। तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 मल्टीप्लाइड बाई LB प्लस BH प्लस LH। अब इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 लेंथ और ब्रेथ हो गया 80 मल्टीप्लाइड बाई 60 और 60 मल्टीप्लाइड बाई 40, ब्रेथ इंटू हाइट यहाँ मल्टीप्लाई आएगा, प्लस लेंथ इंटू हाइट करना है तो 80 मल्टीप्लाइड बाई 40, ये आ जाएगा 100 बाहर निकाल लें तो 200 बाहर आ गया, 48 प्लस 24 प्लस 32, तो यहाँ आ गया 200 मल्टीप्लाइड बाई
ये आ जाएगा हमारा 20800। 104 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 20800 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा आ गया। यस, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इतना विजुअलाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कीजिए, कॉमन लेके सीधे कैलकुलेशन करके टिक। नेक्स्ट है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 10। कोई 2 डिजिट नंबर है, 10x प्लस वाई सपोज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई 2 डिजिट नंबर है 32, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 2। तो बस वही मैंने कोई 2 डिजिट नंबर 10x प्लस वाई एज्यूम किया है। ठीक है, अब इस पूरे यहाँ पर लिखा है सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 10, मतलब कि जो उसके डिजिट्स हैं उसका सम है 10। और जैसे ही डिजिट्स को रिवर्स करते हैं, मान लीजिए इसे रिवर्स कर दें, तो दूसरा केस ये कह रहा है 10y प्लस एक्स आ रहा है, रिवर्स करने पे नंबर डिक्रीजेस बाय 4, मतलब जो ओरिजिनल नंबर था, ओरिजिनल नंबर हमारा ये है, ये डिक्रीज हो जा रहा है 54 से। ठीक है, जैसे ही नंबर को हमने रिवर्स किया, ये 54 से ओरिजिनल नंबर डिक्रीज हो गया। तो चेंज नंबर हमें निकालना है, फाइंड द चेंज नंबर। ठीक है, तो यहाँ अब यहाँ इसे कैलकुलेशन कर दें तो ये हो जाएगा 10x माइनस एक्स, यहाँ शिफ्ट कर दें तो ये आ रहा है 9x माइनस 9y, और इधर आ जाएगा 54। 54 को मैंने लेफ्ट हैंड में शिफ्ट कर दिया। और दूसरा इक्वेशन यहाँ दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 है, और इधर नीचे आपका 9x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 54। तो ऊपर वाले को 9 से मल्टीप्लाई कर दे, 9x, यहाँ 9 हो गया, यहाँ भी 90 हो गया। तो ये हो जाएगा 18x इज इक्वल्स टू 4, और 9 और 5 14। तो x की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, x की वैल्यू 8 आ गई, तो y की वैल्यू आ गई 2। तो ओरिजिनल नंबर हमारा क्या था, 10x प्लस वाई था, तो x की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, यहाँ 8 हो गया, और y की वैल्यू 2 हो गई, इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ, तो हमारा ओरिजिनल नंबर 82 आ गया। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पूछा है फाइंड द चेंज नंबर। तो चेंज नंबर क्या होगा, चेंज नंबर 28 हो जाएगा, क्योंकि डिजिट्स को अब रिवर्स कर दिया गया है। अगर ओरिजिनल नंबर को हम रिवर्स कर दें तो चेंज नंबर हो गया, तो यहाँ 28 हो गया। तो इसका एक ये तरीका है करने का। और इस वाले केस में हिट एंड ट्रायल भी वैसे लगता है, बट यहाँ ओरिजिनल नंबर ना पूछ के चेंज नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ हिट एंड ट्रायल लगाने प्रॉब्लम आएगी। ज़्यादातर बच्चे 82 पे टिक करेंगे, बट 82 गलत आंसर है हमारा, क्योंकि 82 ओरिजिनल नंबर है, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है। ओरिजिनल नंबर हमने नहीं फाइंड करना, हमने चेंज नंबर फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3x और 2x। ए और बी का इनकम दे रखा है 3x 2x सपोज कर लें, एंड देयर एक्सपेंडिचर दे रखा है इसका 14,000, और बी का दे रखा है 10,000, और ए की सेविंग दे रखी है 4,000। ये हो गया एक्सपेंडिचर, और ये हो गई सेविंग। एक्स की सेविंग है 4,000, और बी की सेविंग हमने निकालनी है। तो यहाँ एक फॉर्मूला सिंपल सा होता है, इनकम टोटल होती है इंसान की एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, या ऐसे भी कभी कभी लिख दिया जाता है सेविंग इज इक्वल्स टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ये बेसिक फार्मूला है कि मतलब जितना हमने अर्न किया उसमें से अगर खर्चे को घटा दें तो हमारा सेविंग्स निकल आएगा। तो अब इसे इनकम को एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग लिख सकते हैं। तो इनकम का रेशियो क्या दे रखा है, इनकम की रेशियो है 3/2, A/B का अगर रेशियो लें और एक्सपेंडिचर और सेविंग्स को ऐड कर देते हैं, तो ए के अगर न्यूमरेटर में ए है तो ए के एक्सपेंडिचर को ऐड करेंगे तो 14,000 प्लस 4,000 होगा। यहाँ ए के एक्सपेंडिचर को हमने ऐड किया, और डिनोमिनेटर में है 10,000 बी का एक्सपेंडिचर और सेविंग्स। 10,000 में हम ऐड करते हैं सेविंग्स ऑफ बी, सेविंग्स ऑफ बी हमने ऐड किया।
तो अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3/2 इज इक्वल्स टू 18,000 अपॉन में 10,000 प्लस SB। अब यहाँ पे कितना आ गया, 30,000 प्लस 3SB इज इक्वल्स टू 36,000। तो SB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36, यहाँ 6 था, उसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो 322,000 आ जाएगा। मतलब B की सेविंग आ रही है 2,000 रुपीज़। इसमें कुछ कैलकुलेशन मेंटली भी किए जा सकते हैं, ठीक है, और इतना डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप सीधे यहाँ फॉर्मूला लगाएं, वैल्यू पुट करें और आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है बेसिक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है ये, 2/9 प्लस 3/5 और ये डिवाइडेड बाई है 2/9 प्लस 2/5 के। तो पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, नीचे 45 हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा प्लस 27, n2 हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 45 और 18, तो 45 कैंसिल हो गया, हो जाएगा 37 डिवाइडेड बाई 28, ये हो गया ए, ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टाइम एंड वर्क से है, P इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज Q, Q टेक्स 10 days टू कंप्लीट अ जॉब। अगर दोनों साथ काम करें तो कितना समय लगेगा। तो यहाँ एफिशिएंसी की अगर बात करें, एफिशिएंसी क्या दे रखी है, P इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज Q, ये एफिशिएंसी है ना। तो डेज क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेज, मतलब जो जितना ज़्यादा एफिशिएंट है वो उतना कम दिन लेगा, तो इसका उल्टा क्या हो गया, 1/2। अब यहाँ Q की वैल्यू दे रखी है 12 डेज, तो हम इसे 6 से मल्टीप्लाई कर दें और ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर Q की वैल्यू है 12 डेज, Q अगर किसी काम को 12 डेज में कर रहा है, यानी कि P इस काम को 6 दिन में करेगा, है ना। तो अब यहाँ पे आ गया, दोनों का डे निकल गया, तो दोनों जब साथ काम करेंगे तो कितना समय लगेगा, तो साथ काम का 12 मल्टीप्लाइड बाई 6 अपन 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 18, तो 6 3 18 और यहाँ हो जाएगा 4 डेज आंसर, है ना। यहाँ ट्वाइस एज एफिशिएंट एज Q, एफिशिएंसी हमने दे रखी है, डेज को हमने बस इस रेशियो का रिवर्स कर दिया, ठीक है। और यहाँ Q का 12 दिन ऑलरेडी दे रखा है, तो Q का हमने 12 दिन से कन्वर्ट किया, ऊपर नीचे 6 मल्टीप्लाई करके, तो हमारा P का भी नंबर ऑफ डेज आ गया। ये P का नंबर ऑफ डेज था, ये Q का नंबर ऑफ डेज था, दोनों का साथ में हम कैलकुलेट करेंगे तो 4 दिन आ रहा है, आंसर हो गया हमारा B। अब यहाँ मीडियन ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर पूछ रहा है, तो मीडियन मिडिल वैल्यू होती है। अब इससे पहले अरेंज कर लिया जाए, 1 3 5 6 9 11 19। अगर आप RRB NTPC का सिलेबस डाउनलोड करेंगे नेट से तो आप देखेंगे कि उसमें स्टैटिस्टिक्स का भी जिक्र है, स्टैटिस्टिक्स सिलेबस में है। तो ये बेसिकली स्टैटिस्टिक्स चैप्टर से आता है। आपका मीन हो गया, मीन तो एवरेज को कहते हैं, मीडियन और मोड, ये सारे स्टैटिस्टिक्स चैप्टर के हैं। कई बार क्वेश्चन इनमें से आ जाता है, और इस सेट में आपका मीडियन और मोड से क्वेश्चन आया था। तो इसे हम पहले अरेंज कर लेते हैं, 1 3 5 6 9 11 19। अब यहाँ पे हमने इसका पहले टोटल नंबर कितना है हमने गिनना है, कितने टोटल ऑफ नंबर्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 3 6 1 7 है। तो जब कभी भी ऑड आए तो ऑड में मीडियन निकालने का क्या है, टोटल 7 है। अब इसे प्लस कर देते हैं 1/2। ये 7 क्या है, टोटल नंबर्स, 7 + 1/2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे ये जो 4 आया है, ये शुरू से चौथा नंबर जो है वो इसका मीडियन होगा, ठीक है। ये 4 रीडिंग है, मतलब ये 4th वैल्यू है प्लेस की, ये प्लेस निकला है, ठीक है। तो शुरू से जो चौथा नंबर है वो इसका मीडियन हो गया, यानी आंसर हो गया हमारा 6।
तो यहाँ पहले हमने अरेंज कर लिया नंबर को सारे को। अब यहाँ टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स ऑड हैं, अगर इवन रहता तो डायरेक्ट डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है, इवन में डायरेक्ट डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ नंबर्स डिवाइड बाई 2, तो टोटल कितने नंबर्स हैं, 7 है, तो 7 + 1/2 हमने किया, तो 4th प्लेस पे जो आएगा वो हमारा हो जाएगा आपका मीडियन। अब इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि इतना अगर मान लीजिए कैलकुलेशन नहीं भी करना है तो यहाँ जो बीच की वैल्यू आ रही है वो 6 आ रही है, तो वैसे भी आप ऐसे मतलब बाय लॉजिक भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिक लेकिन मीडियन का अप्रोच यही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए sold a toy to B at a profit of 15%. Later on, B sold it back to A at a profit of 20%, thereby gaining rupees 552. How much did A pay for the toy originally? यानी कि A किसी टॉय को B को बेच रहा है और B वापस उस टॉय को A को बेच दे रहा है। ठीक है, तो हमने निकालना है कि A ने ओरिजिनली कितना पे किया था उस टॉय के लिए। तो इसका बनाने का बड़ा सिंपल तरीका है। बेसिकली इसे हम ये इस नाम से कहा जाता है सक्सेसिव सेलिंग। सक्सेसिव सेलिंग का ये क्वेश्चन टाइप है। तो ए ने बी को एक टॉय बेचा है 15% प्रॉफिट पे, तो ए का मान लेते हैं कि यहाँ 100 है, ठीक है, और बी को ये 15% प्रॉफिट पे बेचा गया है। तो सपोज कर लीजिए 15% इसमें ऐड कर दिया हमने 15%। अब बी वापस ए को वही टॉय वापस बेच रहा है एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो क्या हो जाएगा 115 मल्टीप्लाइड बाई 120/100, 20% का प्रॉफिट है ना। तो 5 यहाँ आ गया 180, 120 138 आएगा, सॉरी यहाँ 138 आ गया। ठीक है, तो 115 का जब इसमें 20% सक्सेसिव सेलिंग की गई तो हमारी वैल्यू आ गई 138। मतलब कि शुरुआत हुई थी, हमने जो सपोज किया है कि ए ने 100 रुपये, ए के पास कोई था ऑब्जेक्ट 100 रुपये का, वो उसने बी को ये बेचा है 15% प्रॉफिट में, तो 115 का पड़ा। अब बी ने वापस ए को 20% प्रॉफिट में बेचा है, तो 138 रुपये पड़ रहा है। अब यहाँ पे गेन बता रहा है 552, मतलब जब बी ने ए को बेचा है, ठीक है, जब बी ने ए को बेचा है तो 552 गेन बता रहा है। तो 138 में से 115 अगर घटाएं तो यहाँ आ जाएगा 23। तो गेन कितना हो रहा है एक्चुअल में 552। इसे यूनिटरी मेथड से वापस इक्वेट कर देते हैं। तो ए ने टॉय के लिए ओरिजिनली कितना पे किया था, अब हमने अज्यूम किया 100, तो अगर 23 गेन के बाद को 52 से इक्वेट हम कर रहे हैं तो 100 कितना आ जाएगा, 100/23 मल्टीप्लाइड बाई 552। अब ये कितने टाइम्स हो जाएगा, 23 ट्वाइस यहाँ आ जाएगा 46 और ये 9 4 टाइम्स, तो यहाँ आ जाएगा 2400। हमारा आंसर आ गया ए। ये सक्सेसिव सेलिंग बनाने का ये एक बहुत ही सिंपल सा शॉर्टकट है। मतलब डायरेक्ट यहाँ ए का हमने लिया 100, फिर 15% का इसमें एडिशन हुआ, फिर यहाँ प्लस 20% का गेन हो रहा है। मतलब बी ने जब ए को सक्सेसिव सेलिंग की तो 138 वैल्यू आ गई। अब दोनों में टोटल 23, मतलब यहाँ पे 552 गेन हो रहा है एक्चुअल में बी को, तो यहाँ पे हमने दोनों का डिफरेंस लिया 23 और इसे 552 से इक्वेट कर दिया। फिर 100 से हमने जो ए की ओरिजिनल वैल्यू थी वो हमने निकाली, तो 2400 आ गया फाइनल आंसर। तो बहुत जल्दी निकलता है, तो इसे ट्राई किया जा सकता है एग्ज़ाम टाइमिंग में। अब यहाँ पे है एक वायर है स्क्वायर शेप का, है ना। ये एरिया 484 स्क्वायर सेंटीमीटर है इसका। मतलब स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, तो 484 है। अगर इसे साइड वाइज मान लें तो एस के बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 22 हो जाता है। 22 का ये होल स्क्वायर होता है 484। अब सेम वायर को जब सर्कल के फॉर्म में बेंड किया गया, ये कह रहा है,
तो जब वायर को हम सर्कल के फॉर्म में बेंड कर रहे हैं तो एरिया कितना होगा सर्कल का, हमें पाई आर स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ अगर साइड है इसका 22 तो पेरीमीटर इसका कितना हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 88। तो पेरीमीटर, अब अगर स्क्वायर वाले वायर को जब हम सर्कल में बेंड कर रहे हैं तो पेरीमीटर तो सेम ही रहता है, तो पेरीमीटर 88 है। अब यहाँ पे इसी पेरीमीटर को सर्कल के फॉर्म में बेंड किया गया है, तो 2 पाई आर पेरीमीटर ऑफ सर्कल हो गया बराबर 88। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 44, 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 इंटू आर, है ना। यहाँ पे मैंने ये किया है 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7, तो 44/7 मैंने मल्टीप्लाइड बाई आर इज इक्वल्स टू 88। तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। ठीक है, अब हम फाइनल जब एरिया निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 14 मल्टीप्लाइड बाई 14, तो ये हो जाएगा 44 मल्टीप्लाइड बाई 14 560 प्लस 56 616 आपका आ गया यहाँ पे आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अपना सिंपल आंसर आ गया। प्रिंसिपल दे रखा है 40,000 और 2 साल में 20% के दर से इंटरेस्ट कितना होगा इफ़ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली। तो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं डिटेल। प्रिंसिपल 40,000, रेट हमारा है 20%। एग्ज़ाम वगैरह में इतना कुछ डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट वैल्यू वहाँ पे बनाइए, सॉल्व कीजिए। 2 ईयर्स, तो हम इक्विवेलेंट रेट निकाल लेते हैं 20 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाई 20/100। इसके पीछे का जो लॉजिक है वो ये है इक्विवेलेंट रेट निकालने का। जब यहाँ पे परसेंट x प्लस वाई प्लस XY/100, इस वाले फार्मूले से हमने इक्विवेलेंट रेट निकाला जो अपना बेसिक है इक्विवेलेंट रेट निकालने का परसेंटेज में। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 40 और यहाँ आ गया 5, फिर 5 से 4 कटा, यहाँ आ जाएगा 4। इक्विवेलेंट रेट आ गया हमारा 44%। ठीक है, अब जो बेसिक फार्मूला होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट रेट का इस दोनों का प्रोडक्ट होता है। तो प्रिंसिपल कितना है 40,000 मल्टीप्लाइड बाय हमारा इक्विवेलेंट रेट कितना आ रहा है 44। अब ये परसेंटेज में है तो इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 100 से 100 कट हो गया, अब लास्ट में 00, 4 4 16, 4 16 17। ठीक है, तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अब यहाँ पूछा है व्हाट विल रुपीज़ 40,000 अमाउंट टू, मतलब हमें अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट कितना होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल ऑलरेडी दे रखा है हमारा 40,000 और इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया है 17,600। तो हमारा आंसर आ जाएगा 57,600 फाइनल रुपीज़। ये सिंपल अपना कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। A train crosses a stationary objects in 10 seconds. What is the length of the train if the speed of the train is 25 मीटर सेकेंड। कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, उसे एक ट्रेन क्रॉस करती है, ठीक है, जिसकी स्पीड है, ये ट्रेन है जिसकी स्पीड है 25 मीटर पर सेकेंड। उसे ये ट्रेन पूरा क्रॉस करती है, मतलब क्रॉस करना मतलब कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक पूरा ट्रैवल करना 10 सेकेंड में क्रॉस करती है। टाइम इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स लेती है और पूरा ट्रेन उस पॉइंट को क्रॉस कर जाती है। तो हमें निकालना है लेंथ ऑफ ट्रेन क्या है। ठीक है, और स्पीड ट्रेन की दे रखी है 25 मीटर पर सेकेंड। तो हम बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम दे रखा है 10 सेकेंड्स और डिस्टेंस, ये डिस्टेंस यहाँ हो जाएगी लेंथ ऑफ ट्रेन। ठीक है, जो ये टोटल अपना जो ये इस पॉइंट से लेके यहाँ तक जितना ट्रेन कवर करेगी, तो ये डिस्टेंस यहाँ पे जो होता है वो लेंथ ऑफ ट्रेन ही डिस्टेंस हो जाता है, क्योंकि
ट्रेन अपना ही लेंथ ट्रैवल कर रही है इस पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक, तो लेंथ ऑफ ट्रेन हो जाएगा डिस्टेंस, और स्पीड हमने दे रखी है 25। तो कितना आ गया, लेंथ ऑफ ट्रेन आ गया आपका 250 मीटर। 250 मीटर हमारा आंसर हो गया। हाउ लॉन्ग विल अ सम ऑफ मनी टेक टू डबल इफ इट इज इन्वेस्टेड एट 9.9% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो एक सिंपल इंटरेस्ट में एक बेसिक फार्मूला होता है जब अमाउंट और प्रिंसिपल सामने सामने। एक तो होता है हमारा एस आई इज इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100, ठीक है। अब एस आई इज इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100 में अगर हम अमाउंट ऐड कर दें तो कितना आ जाता है, अगर हम इसमें ऐड कर दें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अगर ऐड करें तो प्रिंसिपल प्लस पी आर टी अपॉन 100। अब यहाँ p अगर कॉमन ले लें तो a इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर टी अपॉन 100 आ जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक सा फॉर्मूला है, ध्यान रखने वाला है। और कंपाउंड इंटरेस्ट में यही t यहाँ पे पावर बना रहता है जब कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में ये रहता है a इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100, यहाँ पावर t रहती है और इसमें यहाँ t अंदर आता है। तो प्रिंसिपल हमारा दे रखा है, प्रिंसिपल दिया नहीं है, तो कितना समय लगेगा किसी प्रिंसिपल को डबल होने में, मतलब अमाउंट उसका डबल हो जाएगा। तो 2p होने में कितना समय लगेगा ये पूछ रहा है, अगर रेट दिया हो 9.09%, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम निकालेंगे, यहाँ पे p से p कट गया, अब यहाँ 2 - 1 1 आ गया, 1 इज इक्वल्स टू 90 अपॉन 100, ठीक है। अब ये आ जाएगा t बराबर 100 अपॉन 9, 9 मतलब ये नियरली 11 ईयर्स आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया सी। अब यहाँ पे एक मिस्टेक यहाँ हो सकती है, 100 को जब हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ 11.1, ठीक है। तो 11.1 को मैंने 11 ईयर्स अप्रॉक्सीमेट किया है, ठीक है। लेकिन अगर कभी कैलकुलेशन में कभी ऐसा है कि 11 पॉइंट जो पॉइंट के बाद वैल्यू है ये 0.8 आ जाए या 0.7 है, मतलब 0.5 से ज़्यादा आ जाए, तब आपको यहाँ 12 ईयर्स पे ही क्लिक करना होगा, ठीक है। तो ये कई बार होता है, जैसे इसीलिए मैंने यहाँ अलग से डिवाइड करके दिखा दिया कि अगर मान लीजिए कि कभी यहाँ जैसे 11.1 आ रहा है तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 11 ईयर्स अप्रॉक्सीमेट कर दिया, लेकिन कभी ज़्यादा वैल्यू है 11.8 आ गया, 11.9 आ गई, तो उसमें आपने 12 ईयर ही टिक करना। ये ऑप्शन काफ़ी क्लोज है तो कन्फ्यूज़न हो सकती है कभी। बाकी ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखने वाला है। अब ये अगला क्वेश्चन है, 2 पोल्स ऑफ द हाइट, 2 पोल हैं, एक का है 12 मीटर और दूसरे की हाइट है 17 मीटर, स्टैंड वर्टिकली ऑन अ प्लेन ग्राउंड, मतलब एक प्लेन ग्राउंड पर ये वर्टिकली स्टैंड कर रहे हैं। इफ डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट, मतलब कि इसके बॉटम के बीच का डिस्टेंस दिया है 12 मीटर, तो डिस्टेंस बिटवीन द टॉप निकालना है, इसके टॉप का दोनों का जो एंड है उसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा, है ना, ये भी 12 हो जाएगा। और ये अगर 12 है तो यहाँ अगर हम लिखें 12, ठीक है, 12 मीटर, तो ऊपर वाला हो जाएगा 5 मीटर, ठीक है। तो 5 12, अब ये ट्रिपलेट किसका बनता है, 13 का, तो डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप 13। आप इसे चेक भी कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के, 144 प्लस 25, 169 का स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ 13 आ जाएगा, तो 13 मीटर हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा P713 इज डिविजिबल बाई 11, फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर p, ठीक है, कि मतलब p की वैल्यू हमने निकालनी है जिससे 11 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो 11 से जो नंबर डिविजिबल होता है उसका ऑल्टरनेट पोजीशन
ठीक है, उसका ऑल्टरनेटिव पोजीशन पे सम इक्वल हो जाता है, यानी कि p + 1 = 7 + 3 हो जाएगा। ठीक है, ऑल्टरनेट पोजीशन पे जो डिजिट्स होते हैं उनके सम इक्वल हो जाते हैं, तभी वो 11 से डिविजिबल होते हैं। तो 7 + 3 = 10 है, तो p की वैल्यू हम यहाँ मिनिमम 9 रखेंगे तो 10 हो पाएगा। तो हमारा डी आंसर हो गया, यानी कि ये टोटल फाइनल नंबर आ जाएगा 9713। ठीक है, यहाँ p की वैल्यू, अब इसे 11 से डिवाइड करके भी देखा जा सकता है। 11, अब ये एक्चुअल डिवीजन करना नहीं है, मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ। यहाँ आ गया 91, देखिए डिवाइड हो जा रहा है 11 से, तो ये हमारा 9 आंसर आ गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट्स इज 50, मतलब किसी 11 ऑब्जर्वेशन का 50 एवरेज दे रखा है, जिसमें पहले 6 रिजल्ट की एवरेज है 49 और लास्ट के 6 रिजल्ट्स की 52 है। तो हमें 6 रिजल्ट फाइंड आउट करना है। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाता है? एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड कर देते हैं हम इसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 11 वैल्यूज है, 1 2 3, ठीक है, जिसमें पूरे का एवरेज दे रखा है, सारे 11 का 50 दे रखा है एवरेज। ठीक है, और फर्स्ट 6 का, पहले 6 का दे रखा है यहाँ पे 49, और इसी तरह लास्ट 6 का दे रखा है 52। ठीक है, तो हमें ये 6th रिजल्ट क्या आएगा वो फाइंड आउट करना है। तो एवरेज को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाएगा, तो हम सम निकाल लेते हैं। ये है 11 रिजल्ट को जिसका एवरेज है 50, इससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये इक्वल्स टू हो जाएगा जो पहले 6 का एवरेज है 49 मल्टीप्लाइड बाई 6 और प्लस लास्ट 6 वाला, ठीक है, प्लस 52 मल्टीप्लाइड बाई 6। अब ये जो है यहाँ 2 बार रिपीट हो रहा है, जो 6th ऑब्जर्वेशन है पहले और आखिरी वाले में 2 बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे x को, तो यहाँ आ जाएगा 55 मल्टीप्लाइड बाई, और इसे ऐसे सपोज कर सकते हैं 50 - 1, और यहाँ हो जाएगा 50 + 2। अब हमें मल्टीप्लिकेशन में आसानी होगी, तो 6 5 = 300 -6, 300 - 6 294, और प्लस 6 5 = 300 + 12, यहाँ आ जाएगा 312, -x आ जाएगा। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 606 माइनस 550, ये आ जाएगा 65। तो हमारी 6th वैल्यू क्या आ गई? 56, यानी C हमारा आंसर है। अब इसमें बेसिक सिंप्लीफिकेशन है, 5.36 मल्टीप्लाइड बाई 3.6, तो ऐसे लिख सकते हैं थोड़ा इजी करके, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1.2, है ना, इसे ऐसे लिखा जा सकता है। हाँ, अब 536 को 3 से मल्टीप्लाई कर ले, 6 3 = 18, 3 6 9 1 10, 5 7 15 16, 16.08 मल्टीप्लाइड बाई 1.2, तो अब इसे 16080 और 1608 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3216, इसमें 3216 ऐड कर देते हैं, 6921919। अब 3 के पहले डेसिमल है तो 19.296, यानी ए हमारा आंसर हो गया। जो बड़े नंबर है, जैसे मान लीजिए ये 12 और 3 में ब्रेक हो गया, या इसे भी किसी फॉर्म में ब्रेक किया सकता है, तो ब्रेक करके मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी आसानी होती है, जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सिंप्लीफिकेशन से है, 18 मल्टीप्लाइड बाई 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, नहीं सॉरी, यहाँ 18 प्लस है, 18 + 6.6 डिवाइडेड बाई 0.003। अब यहाँ पे डेसिमल साइन हटा देते हैं, अब यहाँ 1000 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 24.6, यहाँ नीचे आ जाएगा 3,
यहाँ 100 डेसिमल साइन को हटाए तो हमारा आंसर आ गया 8200 सी। अब यहाँ पे है अगला क्वेश्चन, अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड, हाउ फार इज द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। तो यहाँ पे एक कोई वॉल है, वर्टिकल वॉल, ठीक है, वर्टिकल वॉल है यहाँ पे, और एक कोई 10 मीटर लॉन्ग है लैडर, मतलब सीढ़ी, जो कि इस पे लीन कर रही है, मतलब इंक्लाइंड है, इसकी लेंथ दे रखी है 10 मीटर, ठीक है, और ये 60 डिग्री का एंगल बनाती है। मतलब ये हो गया हमारा वॉल, ये हो गया हमारी लैडर, और ये हो गया हमारा ग्राउंड, 60 डिग्री का एंगल बनाती है। हाउ फार इज द फुट ऑफ द लैडर, मतलब फुट ऑफ द लैडर, लैडर का बॉटम फ्रॉम द वॉल, वॉल से कितना दूर है, मतलब हमें ये बेस निकालना है। तो यहाँ cos 60 लग जाएगा, cos 60 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 10। अब cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 इक्वल्स टू b अपॉन 10। तो इसकी वैल्यू आ गई हमें 5 मीटर, यानी कि जो लैडर का फुट है वो ये वॉल से 5 मीटर की दूरी पे है, और ऑप्शन ए सही हो गया। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल प्लस 4 पेन एंड 8 इरेजर इज इक्वल्स टू ₹12 है। इसी तरह कॉस्ट ऑफ 8 पेन, यहाँ 2 पेंसिल है, कॉस्ट ऑफ 10 पेंसिल्स और 8 पेन प्लस 4 इरेजर्स, ये दे रखा है 36 रुपीज। अब देखने में लगता है कि टोटल 3 हमें वेरिएबल निकालने हैं, बट इक्वेशन तो सिर्फ 2 ही है, तो ये कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। बट ऐसा नहीं है, ये कैलकुलेट हो जाता है सिंप्लीफिकेशन करने से। अगर इस दोनों को हम ऐड कर दें, ठीक है, इस दोनों को हम ऐड कर दें तो हम देखेंगे आ जाएगा 12 पेंसिल प्लस 12 पेन प्लस 12 इरेजर, ठीक है। अब क्योंकि एडिशन हो रहा है तो ये आ गया 48, 12 और 36 को हमने ऐड कर दिया। अब हमें निकालना है 3 पेंसिल, 3 पेन और 3 इरेजर का कॉस्ट। तो यहाँ 4 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ अंदर बचेगा 3 पेंसिल प्लस 3 पेन प्लस 3 इरेजर्स इज इक्वल्स टू 48। तो 4 से अगर 48 कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा, 12। तो यानी टोटल हमारा कॉस्ट आ गया डी, ₹12। तो 3 पेंसिल, 3 पेन और 3 इरेजर का कॉस्ट आ गया 12, है ना। आमतौर पे यही कंफ्यूजन होती है एग्जामिनेशन रूम में कि यहाँ तो 3 वेरिएबल है, पेंसिल भी निकालना है, पेन भी निकालना है, इरेजर भी निकालना है, बट इक्वेशन तो 2 दे रखा है, तो ये कैसे कैलकुलेट होगा। बट ये बेसिक सिंप्लीफिकेशन से कैलकुलेट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 120 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो एस पी अपॉन सी पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ आ जाएगा, न्यूमरेटर है 120, अब नीचे 80। अब इस दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, एस पी माइनस सी पी का, तो ये हो जाएगा 0 से 0 कट हो गया, तो 4/12 हो गया, 4 सी पी 8 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आ जाएगा 50%। यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला मैंने ये यूज़ किया है, एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100, प्रॉफिट परसेंट जब भी निकालना हो तो बस वही फॉर्मूले से हमारा आंसर आ रहा है 50%। ये 4 हो गया 12 माइनस 8, और डिनोमिनेटर में सी पी रहता है, फिर 50% आंसर आ गया। अब इसका पूछ रहा है मोड ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर। तो मोड उसे कहते हैं जो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीटेड हो किसी गिवन सेट ऑफ नंबर्स में।
तो हमारा यहाँ पे 5 3 बार रिपीटेड है और इसी तरह 3 2 बार रिपीटेड है। ठीक है, तो गिवन सेट ऑफ नंबर्स जो दिया है इसमें 5 का सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ रिपीटेशंस होने के कारण मैक्सिमम मोड मतलब जो नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रहा हो। ये इस स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है जो कि आरआरबी एनटीपीसी के सिलेबस में है, स्टैटिस्टिक्स भी। तो 5 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, पी बॉट एन आर्टिकल फॉर ₹400। ठीक है, सीपी हमने 400 लिख लिया और इसे सेल किया है 10% के प्रॉफिट पे। एसपी है 400 मल्टीप्लाइड बाई 10% का प्रॉफिट। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा है, एसपी इज इक्वल्स टू सीपी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100। तो ये इससे कट हो गया, 440 आ गया हमारा एसपी। वॉट वुड हैव बीन इंक्रीज इज द प्रॉफिट इफ इट वॉज सोल्ड फॉर ₹460। मतलब प्रॉफिट परसेंट में कितना इनहेंसमेंट होता है अगर 460 में बेचते तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा हमारा, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी 40 है एसपी माइनस सीपी और सीपी की वैल्यू दे रखी है 400। अब इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये प्रॉफिट परसेंट हमारा यहाँ पे 10% आ रहा है। ठीक है, ये केस 1 है। दूसरा कह रहा है अगर 460 में बेचा गया होता, मतलब एसपी अगर 460 होता तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता, कितना डिफरेंस आता। ठीक है, तो 460 है तो इस दोनों का डिफरेंस लेंगे तो यहाँ 60 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 400। मतलब यहाँ हमने किया है 460 एसपी माइनस 400 सीपी। अब इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 15 टाइम्स जाएगा। तो दोनों का डिफरेंस आप निकाल सकते हैं आराम से। ये डिफरेंस आ रहा है 5%। तो हमें प्रॉफिट परसेंट का ही मतलब यानी कि प्रॉफिट परसेंट इंक्रीज हो गया इतना। जब 400 का था तो 10% था और जब 460 में बिका तो 5% प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। तो डिफरेंस कितना है, 5%। और फ्रेंड्स इसके अलावा 2-3 डाटा इंटरप्रिटेशन के भी क्वेश्चन थे एग्जाम्स में, वो बहुत ही सिंपल थे, उसमें बेसिक एवरेज निकालना था, इसलिए मैंने उसे यहाँ डिस्कस नहीं किया। बाकी 3 डाटा इंटरप्रिटेशन के भी क्वेश्चन थे। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।